ना भाई। चलो अभी तो क्या डायरेक्ट अगले अगले वाले लेक्चर में रिकॉर्डिंग याद दिलाना पड़ेगा. सो वी आर स्टार्टिंग विथ something new from this chapter number 2, which you have not studied in your 12th standard. So we are Friends. starting with chapter number 2, and the very first part we are gonna study is that, अच्छा, यूटिलिटी तुमको पता है ना? यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, राइट? अब इसके ना दो अप्रोचेस है. यूटिलिटी चैप्टर पढ़ने के दो अप्रोचेस है. एक जो तुमने 12वीं कक्षा में पढ़ा था उसको बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और जो इस बार मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? तो सबसे पहला जो फर्क है वो है इसके अजम्पशंस. तो मुझे बताओ, एक अजम्पशन था कार्डिनल मेजरमेंट. क्या पता है व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल मेजरमेंट? मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, राइट? अरे हाँ है ना. जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर तुमने कंज्यूम किया तो यू गॉट सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट? कार्डिनल वाले मेजर कर सकते हैं, यू गॉट 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट? यस और नो? फिर सेकेंड ग्लास उससे थोड़ा कम 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ऐसा, राइट? तो कार्डिनल मेजरमेंट इनके इस अप्रोच के हिसाब से इज पॉसिबल, बट इनके हिसाब से इज नॉट पॉसिबल. मतलब इनके हिसाब से क्या है ना, सर कार्डिनल मेजर ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. क्या समझा ये? हाँ सर. मतलब वो लोग सिर्फ बता सकते हैं कंपेयर. अच्छा अच्छा एक मिनट आगे लिखते हैं. बट कंपैरिजन इज पॉसिबल. ये कम अरे तेरी सॉरी, बट कंपैरिजन इज पॉसिबल. जैसे तुमको 2 ग्लास वाटर पिलाया तो तुम कंपेयर करके बता सकते हो पहले ग्लास से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, सेकेंड ग्लास से कम सेटिस्फेक्शन. यू कैन कंपेयर, बट यू कैन नॉट कार्डिनली से दैट 10 यूनिट्स मिला या 8 यूनिट्स. क्या पहले समझ में आया ये? ओके. फिर दूसरा इन दोनों में फर्क क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. इनके हिसाब से बाय वन कमोडिटी इज पॉसिबल, और इनके हिसाब से फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर मस्ट कंज्यूम सेट ऑफ कमोडिटीज. सही बात है. सेट ऑफ कमोडिटीज. ओके. जैसे कि मैं बता रहा हूं एग्जांपल के साथ. जैसे कार्डिनल वाले क्या बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट अगर आपने एप्पल कंज्यूम किया फर्स्ट यूनिट, तो सेकंड मुझे बताओ दूसरा कोई फ्रूट चलेगा कि एप्पल ही होना चाहिए? एप्पल ही होना सेट ऑफ कमोडिटीज में होमोजेनियस. एप्पल ही होना चाहिए. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एप्पल ही रहना चाहिए. और फिर ये लोग बोलेंगे एमयू पहले वाले से 8, 6, 4, 2 और फिफ्थ पे जाके कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड. क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ सैटिएटी. तो बताओ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी ओनली. क्या बोलो, समझा? बट रियल लाइफ में मुझे बताओ, क्या हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग वन कमोडिटी कर सकते हैं? नहीं. कंज्यूमर इन रियल लाइफ ऑलवेज गो फॉर सेट ऑफ कमोडिटीज. जैसे कि मुझे बताओ, हम लोग अगर राइस भी खाते तो साथ में दाल चाहिए रहता है, पानी चाहिए रहता है,
है ना? एक कंप्लीट प्लेट ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कि सिर्फ राइस आपको ज्यादा सेटिस्फाई? कंप्लीट प्लेट ना, जिसमें रोटी भी है, भाजी भी है, चपाती भी है, रोटी चपाती एक ही हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें रहेगी। तो अच्छा, राइट नाउ मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं तो बहुत शुद्ध आई मीन छोटा सा इंसान हूँ, है ना? मान लो कि कोई आपका फेवरेट प्रोफेसर आपको लेक्चर में पढ़ा रहा है, तो डू यू गेट सेटिस्फैक्शन ओनली बाय हिज लेक्चर? बताओ, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बट क्या सिर्फ उसका लेक्चर आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है कि मैक्सिमम? नहीं, देयर आर मेनी अदर कमोडिटीज या मेनी अदर कॉम्बिनेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके फेवरेट प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा है, लेकिन है ना एसी इज नॉट वर्किंग, तो रूम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, समझ रहे? तो मुझे बताओ, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पसीना पसीना सब हो रहा है, तो मुझे बताओ, क्या ये लेक्चर लेक्चर आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा? कि मुझे बताओ, नहीं ना। नहीं। अगर मान ले कि क्लासरूम बहुत कंजेस्टेड है, इतू से क्लास, तुम्हारा जो क्लासरूम है, क्लासेस क्लासेस का, उसमें समझो मैक्सिमम 25 लोग बैठ सकते हैं, उसमें 50 लोगों को बिठाया, समझ, छोटे छोटे लोगों को गोदी में बिठा दिया एक दूसरे की, तो ऐसा पूरा कंजेस्टेड है, प्लस एसी नॉट वर्किंग, इसका पसीना उसके मुंह से टपक रहा है, समझ, पूरा ऐसा इतना सब है, लिखने नहीं हो रहा है, मतलब विल यू गेट सेटिस्फैक्शन? उसमें किसी ने छोड़ दिया, बताओ, फिर लेक्चर का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं होएगा, कुछ समझ रहे? तो मुझे बताओ, लेक्चर अपने जगह पे सही है, बट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा आपको? जब लेक्चर भी अच्छा है, क्लासरूम भी शांत है, नोबडी इज डिस्टर्बिंग, प्लस टेम्परेचर भी अच्छा है, प्लस सब कंफर्टेबली बैठे, कंफर्टेबली सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें रहेगी, तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या आपको ये समझ में आया मैंने जो पढ़ा है? अरे बोलो। हाँ सर। करेक्ट। और तीसरा जो है, जो फर्क है, वो है ऑथर्स का। ओके, बताओ, कार्डिनल अप्रोच इज एक्सप्लेन बाय हुम? एल्फ्रेड। प्रोफेसर कौन बोलेगा रे? हाँ, तेरे को पता नहीं मैं कितना एग्जिस्ट प्रोफेसर कर रहा हूँ? एल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और हमेशा ऐसे नाम भी लेने कैसे, हाथ भी रखो, ठीक है? तो यहाँ पे कौन है? तो प्रोफेसर हिक्स। एक सेकेंड ना, अच्छे से लिखता हूँ, HIC, अरे तेरी तो, हिक्स एंड प्रोफेसर एलन, ठीक है? व्हाई? बिकॉज हिक्स डोंट लाई ना, वैसे। तो basically this is what something about cardinal and ordinal approach. I hope you have understood. Please copy it down. दो, चलो, हो गया सबका? एनिमेशन एग्जाम। सॉरी, एनिमेशन से आपके टी शर्ट पे लगा है। एनिमेशन? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा अच्छा, वो बैकग्राउंड चेंज क्या बोलते हैं, पता नहीं आप। वर्चुअल बैकग्राउंड। हाँ वही। VFX। ये मैं मेरी मम्मी के घर पे है ना, तो यहाँ पे वो ब्लू कपड़ा नहीं है, पीछे लगाया हुआ। व्हाइट कपड़ा है ना नॉर्मली, मतलब प्रॉब्लम नहीं आता है पीछे व्हाइट कपड़ा है तो। हाँ, एक मिनट ना, कुछ करता हूँ। नहीं, हम हमारी बात कर रहा हूँ, हमको देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सही है अभी? हाँ अभी बराबर है। हम्म, हो गया सबका? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। ये है,
सो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, शायद आपने सुना भी होगा ये, इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। सुना है इसके बारे में? हाँ सर, कॉस्ट में था काइंड ऑफ। इसमें कॉस्ट में प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर में ठीक है, आइसो बताओ। कॉस्ट हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ करते स्टार्ट। बताओ, इंडिफरेंस कर्व का एक दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व। क्या नाम है इसका? आइसो यूटिलिटी कर्व। इसमें से आइसो का मतलब होता है सेम, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और कर्व का मतलब होता है कर्व। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इट इज सेम सेटिस्फैक्शन कर्व। इसका डेफिनेशन भी अपने पास, ठीक है। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? तो IC refers to a locus of different combinations of two commodities which shows equal level of satisfaction. And to explain this definition, I am taking some example. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन। मान लो कि एक कमोडिटी Y है और ये है कमोडिटी X। एक सेकेंड, हाँ, ये है कमोडिटी Y, कमोडिटी X। यहाँ पे मैंने रखा सेट। मान लो ए सेट क्या बोलते हैं, मान लो Y मतलब बनाना और X मतलब एप्पल है, या क्या रखेंगे, ऑरेंज रखो, जो चाहिए तू। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने क्या किया, 10 बनाना खाया और 2 एप्पल खाया, तो बताओ ही गॉट सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि ये ऑर्डिनरी अप्रोच है, ऑर्डिनरी अप्रोच, क्या बोला मैं, ऑर्डिनल अप्रोच है, तो मैं इसको नंबर्स में नहीं बता सकता ना, तो आई गॉट दिस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, अगेन मुझे बताओ, टू गेट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इफ आई एम कंज्यूमिंग 3 एप्पल instead of 2, so to get same satisfaction, what I am supposed to do with banana? I should increase the consumption of banana, or I should decrease the consumption of banana? ये क्या बोले, नहीं समझा क्या? डिक्रीज ना, सेम सेटिस्फैक्शन के लिए अगर मैं एप्पल बढ़ाऊंगा तो मुझे डिक्रीज बनाना कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 है, थर्ड में मान ले मैंने 4 एप्पल खा लिए, तो अगेन टू गेट सेम सेटिस्फैक्शन आई मस्ट कंज्यूम लेस, यस और नो? तो मुझे बताओ, देखते ही देखते आई एम गेटिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 3 डिफरेंट सेट्स। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं, ये x, ये y, ये 0, यहाँ पे रखा मैंने कमोडिटी y, और यहाँ पे मैंने रखा कमोडिटी x। ओके, तभी मैं ज्यादा भाव नहीं खाता हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा मिलेगा IC, है ना। और इसमें कॉम्बिनेशन देखो कैसे रहेंगे। ये पहला कॉम्बिनेशन क्या, 10y एंड 2x। दूसरा 3 एंड 6, और तीसरा 4 एंड 3। तो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और ये है पॉइंट C। और बताओ, एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ? अरे बोलो, क्या समझाइए। तो एक ऐसा कर्व जो क्या बता रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा,
क्या ये सिर्फ ऐसे लंबे लंबे 3 पॉइंट्स है क्या? नहीं, एक्चुअली ये ऐसा क्या है, लोकस है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। एंड ये हर एक पॉइंट क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी वाई एंड कमोडिटी एक्स, जो क्या कर रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। क्या बोलो, समझा? यस सर। सेम कैसे, अगर ज्यादा कमोडिटी है तो बेटा इधर ज्यादा हो गया ना, तो इधर तो कम हुआ ना कमोडिटी, फिर से ये वाला कमोडिटी बढ़ा तो ये कम होएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होएगा। समझा अर्पित? बट सर सेट ए में अगर कमोडिटी वाई 10 है और कमोडिटी ए 2 है तो कमोडिटी वाई का वैल्यू कम रहेगा ना अपने लिए यूटिलिटी के वैल्यू, हिसाब से। एक सेकेंड एक सेकेंड, वैल्यू का क्या बात है, मतलब वैल्यू मतलब प्राइस का बात कर रहा है तू? नहीं नहीं, सेटिस्फेक्शन। तो 10 बनाना 2 एप्पल से उसको इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो 3 बनाना, अगर 3 एप्पल खाएगा तो मुझे बताओ वाई सेम रखना चाहिए, कम होना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? कम रखना चाहिए ना। तू ही बता रहा है तो मैंने कम किया ना, वही तो। अभी कितना कम करने का, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने 6 रखा, कोई 4 रखेगा, कोई 8 रखेगा, कोई 9 रखेगा, बट कम तो करेगा ना। बट मैं ये बोल रहा हूँ सेट और सेट बी में डिफरेंस होगा ना, मतलब सेट बी ज्यादा अच्छा रहेगा या सेट सी ज्यादा अच्छा रहेगा सेट ए से। बाद में, बट सेटिस्फैक्शन के हिसाब से दे ऑल आर गिविंग सेम सेटिस्फैक्शन, ये बात मानता है कि नहीं मानता? कौन सा अच्छा है बाद में, वो आगे का टॉपिक है। अभी फिलहाल ये तीनों सेट सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे, ये मान रहे कि नहीं? हाँ सर समझा। मतलब अगर मैं x बढ़ाता हूं तो y कम कर रहा हूं, कब तक कम करूंगा? जब तक ये और ये इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा तब तक। फिर ये बढ़ा दिया, ये इतना कम करूंगा जब तक इक्वल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक। दैट्स इट। समझा? अरे समझे? तो अल्टीमेट ये इमेजिनरी है रे, तो कहाँ एकदम रियल लाइफ में घुस रहा है। इमेजिनरी ऐसे 3 सेट, फिर तू तेरे हिसाब से रख कुछ भी जो तुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे। उन सारे सेट्स को अगर मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर पे रखूं और उनको अगर मैं ऐसा जोड़ दूं, तो आई विल गेट अ कर्व, जिसको क्या बोलेंगे हम, इनडिफरेंस कर्व, जिसका मतलब क्या है, सेम सेटिस्फैक्शन कर्व। क्या समझ में आया सबको ये? हाँ सर। यस सर। पक्का? ए अर्पित, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या रे? हाँ सर हुआ। समझा ना? अच्छा, तो अच्छा मुझे बताओ, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता किधर था? आइसोकॉन्ट में था। तो क्या फर्क है वो हाँ, आइसोकॉन्ट और इसमें? वो सेम लेबर और कैपिटल। प्रोडक्शन था, ये सेम सेटिस्फैक्शन है। वो थियरी ऑफ प्रोडक्शन था, वहां पे वी वर थिंकिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे हम लोग कौन है, कंज्यूमर्स। तो हम लोग का मेन एम क्या है, सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का मेन एम क्या रहेगा, प्रोडक्शन। क्या समझ में आया ये अच्छे से? चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, सो दैट वी कैन मूव फर्दर।
ओहो, चलो बड़े आगे, किसी का बाकी तो नहीं है? ओके, अब इसके आगे इसके प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज भी सेम आइसोकॉन जैसे ही है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का रीजन अलग हो जाएगा। रेडी? तो याद करो क्या क्या प्रॉपर्टीज थे आइसोकॉन के। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो मुझे बताओ सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? आईसी इज, बताओ, आईसी इज अपवर्ड डाउनवर्ड, कैसा है ये आईसी? डाउनवर्ड। या, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या निगेटिवली स्लोप। ये क्यों डाउनवर्ड है? अगेन बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन, because of inverse relation between two commodities. Two commodities. ये कैसे रे? अच्छा देखो, जैसे अर्पित का डाउट ना मुझे अभी मेरे दिमाग में डाउट कर, अगर मान लो कि अगर हम इसको अपवर्ड रखे आईसी को, तो क्या होएगा? 10 बनाना 2 एप्पल। अपवर्ड है मतलब क्या हो गया? यहाँ से एप्पल भी बढ़ा और यहाँ से बनाना भी बढ़ा। तो मुझे बताओ क्या ये ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन देंगे कि डिफरेंट सेटिस्फैक्शन देंगे? डिफरेंट। इसके लिए आई क्यू कैन नेवर बी अपवर्ड। अगर मैं इसको वर्टिकल बनाता हूँ या इसको मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, तो क्या सीन है? देखो, यहाँ से बनाना 10 एप्पल 2, फिर बनाना 15 बट एप्पल 2। बताओ 10 बनाना प्लस 2 एप्पल्स और 15 बनाना प्लस 2 एप्पल्स क्या कभी भी सेम सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे कि अनइक्वल सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे? जल्दी बोलो बच्चों। अनइक्वल। तो क्या आईक्यू कभी वर्टिकल हो सकता है क्या? इल्ले। सेम हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है? बनाना 10 बट एप्पल 2, तो 10 बनाना प्लस 2 एप्पल्स, और इस बार 10 बनानास प्लस 4 एप्पल्स। बताओ A और B will be equal, will not be equal, satisfaction will be equal, satisfaction will be different, different, right? लेकिन when it is downward like this, तो क्या हो रहा है? 10 बनाना 2 एप्पल है, लेकिन इधर से हम एप्पल अगर बढ़ाते हैं तो हम बनाना भी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो शायद हम सेम सेटिस्फैक्शन पा सके। क्या बोलो, समझ रहे हैं? एंड देयरफॉर आईसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या अभी समझ में आया बेटा अर्पित? हाँ सर समझा। अब मुझे बताओ डाउनवर्ड में 3 वैरायटी होते हैं, है ना? याद आ रहा है? तो बताओ आईसी हाँ कैसा है? कॉन्वर्स कॉन्वेक्स, कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन, कैसा है? कॉन्वेक्स टू द कॉन्केव ओरिजिन। कॉन्वेक्स है। करेक्ट, तो वही है। तो आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो मुझे बताओ क्यों रहेगा कोई भी कर्व कॉन्वेक्स? ड्यू टू डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इस चैप्टर में उसको क्या लिखेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ, टेक्निकल नहीं, ओनली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक्सप्लेन करना है कि आपको आता है? ये बोलो ना। अगर मैं यहाँ पे निकालू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कैसे आएगा? पहले में डैश, फिर अगेन टू गेट वन मोर एक्स वी आर सैक्रिफाइसिंग 4y, नेक्स्ट टाइम वी आर सैक्रिफाइसिंग 3y। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन का रेट, पहले 4y वो सब्स्टिट्यूटिंग 1 एप्पल, अभी only 3 y's are substituting 1 apple, so rate of substitution is going down, yes or no? And therefore the shape is concave, convex. Clear? Okay, third, two ICs can never ever intersect. याद आ रहा है? दो आईसी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चौथा, आईसी
या ICs can never touch either of axes. कोई भी एक्सिस को वो टच नहीं कर सकता. हाँ, इसका रीजन अलग है. प्रोडक्शन वाले चैप्टर में कैसा था, अगर वो यहाँ पे टच कर लिया मतलब क्या, 10 लेबर एंड 0 कैपिटल, तो विदाउट कैपिटल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे सीन क्या होगा, 10y एंड 0x, मतलब वॉट एवर सेटिस्फैक्शन इज गेटिंग फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन 10y एंड 0x. बताओ, तो इससे तो एंटायर सेटिस्फैक्शन इज डिराइव फ्रॉम ओनली y. और ऑर्डिनल का क्या क्या अजम्पशन था, कंज्यूमर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट सेट ऑफ कमोडिटी. सेट ऑफ कमोडिटीज होना चाहिए. इसीलिए आईसीज कैन नेवर टच ईदर एक्सिस. समझा. और लास्ट वाला Yes, तो sir. बड़ा पपलू है. वो ऐसा है, लास्ट वाला, हायर द आईसी represents higher level of satisfaction. कैसे, ये भी हमने सीख लिया था. देखो कैसे, वे यार शी, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो पूरा बढ़ जाएगा. तो देखो, जैसे ये IC1 IC2 IC3, तो पहले मुझे बताओ ये क्या है, 10y और 2x. तो मुझे बताओ ये क्या है, ऊपर वाला IC क्या बता रहा है, सेम की हायर कॉम्बिनेशन, ज्यादा कमोडिटीज बता रहा है. ठीक है, तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, IC1 की IC2? ऑफ कोर्स IC2. और ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा कमोडिटीज, तो ऑफ कोर्स IC3 विल आल्सो गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्या समझ में आया अच्छे से? तो फटाफट इसको कॉपी कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे. अगर किसी का बाकी है तो वेट लिखो. लेक्चर कब तक है? जब तक है जान. जब तक है जान. ओके, हाँ है ना सब, बाकी है अभी और. जब तक मैं थोड़ा लिख लेता हूँ.
आगे सब अपने, अभी 12 लोग ही है, 12 थे क्या? हाँ ठीक है, हाँ सर। ओके, हाँ कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। बताओ, जैसे आईक्यू मैप था वैसे आईसी मैप है। सिंपल, आईसी मैप क्या होता है? जब डायग्राम में एक से ज्यादा आईसीज होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? आईसी मैप। जैसे इस प्रकार देखो, IC1, IC2, IC3, इट्स कॉल्ड आईसी मैप। अब मुझे बताओ, बीइंग अ कंज्यूमर, IC1 मतलब 2 कार 2 बंगलो, IC2 मतलब 4 कार 4 बंगलो, और IC3 मतलब 6 कार और 6 बंगलो। तो बताओ, विच satisfaction you would like to have? IC1, IC2, IC3? 3. हाँ 3. हाँ, एवरीबडी वुड लाइक टू हैव IC3 ना, क्योंकि कंज्यूमर का मेन एम क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, लेकिन 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 ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो सब पाना चाहेंगे, बट क्या उतना उनका बजट, क्या उनका उतना इनकम है क्या? वो भी तो चेक करना पड़ेगा, राइट? तो जैसे कि देखो, पिछली बार बजट लाइन का मतलब क्या था? आइसो कॉस्ट, है ना? इस बार बजट का मतलब क्या है? सिंपली इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। तो मान लो एक कंज्यूमर है, उसका इनकम है 100 रुपया, कमोडिटी वाई का प्राइस है 20 और कमोडिटी एक्स का प्राइस है 10। तो मुझे बताओ, क्या हमें आईसी वाईसी से कुछ लेना देना नहीं है? सिर्फ मुझे बताओ, अभी इंडिफरेंस का को साइड में रखो, सिर्फ पैसे से कितना कमोडिटी खरीद सकते हैं। तो पहले, क्या मैं क्या बोलते हैं इसको, कितना, अगर y खरीदना है तो कितना मैक्सिमम खरीद सकता हूं मैं? 5y खरीद सकता हूँ, यस और नो? अच्छा उल्टा कर दिया, एक सेकंड, मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे से। हाँ, कमोडिटी x और कमोडिटी y। तो मान ले मैंने 10x खरीद लिया, तो मेरा 100 रुपए चले गया, तो कितना y खरीद सकता हूँ मैं? 0। दूसरे में ये समझा क्या सबको? एक x का कितना है, एक एप्पल का कितना है? 10 रुपीज। नहीं, एक बनाना कितना है? 10 का। तो अगर मैंने 10 बनाना खरीदा, तो मेरा कितना रुपया चले गया? 100, और पैसा खत्म। तो 0 एप्पल कैन बी बॉट। ए बोलो ना यार, कुछ तो, या तो बोलो या लिखो, कुछ तो करो। हाँ समझा सर। ओके ओके, तो मुझे बताओ, अगर मैं एक और एप्पल खरीदता हूँ तो 20 रुपया चले गया, तो 80 रुपीज से मैक्सिमम कितना बनाना आएगा? 8, 2, 6, 3, 4, और लास्ट में नहीं, 4, 2, और एफ में क्या है? 5 एंड 0। इसका मतलब आई कैन बाय या तो 10x और 5y मैक्सिमम, और एनी कॉम्बो। एक सेकेंड में जरा, मेरे को कॉल आ रहा है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, या तो हम 10x खरीद सकते हैं, तो 5y, या फिर एनी कॉम्बिनेशन 10 1 6 2 4 3 या 2 4। क्या ये समझ में? करेक्ट। और अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं, तो तुमको पता है ना क्या होगा? ये 0, ये x, ये y, यहाँ पे आएगा कमोडिटी y, यहाँ पे आएगा कमोडिटी x, और ये लाइन मिलेगा। अब ये लाइन क्या है देखो जरा, अगर मैं बोलूँ ये क्या है? 10y 0x, पॉइंट ए। ये क्या है? 5x एंड 0y, दिस इज पॉइंट एफ। और ये सब क्या है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ
बी सी डी ई 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 10 8 6 4 2 ऐसा। ये पॉइंट ए बी सी डी और ये ई एफ। क्या बोलो समझा? तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज बजट लाइन। जो ये मैक्सिमम इसके अंदर का कोई भी पॉइंट क्या बताएगा? 100 रुपए की लेस देन 100 रुपए का इनकम बताएगा, लेस देन 100 रुपए। और बाहर का कोई भी पॉइंट Less than 100. मोर देन 100। करेक्ट? याद आया बजट लाइन? वो शुरू हाँ, में अरे सर आपने उल्टा प्लॉट कर दिया। कमोडिटी एक्स होगा ना वाई एक्सिस पे। हाँ मैं ये भी रख सकता हूँ ना, कुछ भी रख सकता हूँ मैं किधर भी। अच्छा हाँ बट हाँ वाई समझा पास तक ही जा समझा सकते हैं ना। समझा। आई अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, अभी ठीक है। चल, अगर समझा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ये 0, ये x और ये y, ये है आपका बजट लाइन ए और बी फॉर एग्जाम्पल। तो बताओ विद दिस बजट क्या मैं IC3 का कॉम्बिनेशन अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकम इज लेस। क्या मैं IC1 का सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकता हूँ? यस, बट अगेन इनकम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और इस बचे हुए इनकम से मेरा एम क्या? आई वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ माई 100 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा? मेरा कंजम्पशन और बढ़ाऊंगा। तो मैक्सिमम में कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ? जहां पे IC टेंजेंट, अबे तेरी तो IC2, जहां पे IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन। और जहां पे भी IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन, इसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, नाउ व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मैक्सिमम satisfaction which can be achieved with available income। क्या ये समझा? और कहां पे अचीव होता है? इट कैन बी अचीव्ड at a point where IC is tangent to budget line। बोलो क्या समझा? ये एग्जैक्टली IQ जैसा ही है। अरे हाँ कि ना? एक सेकंड। क्या भाई तुम लोग रिप्लाई देना बंद किए? भूख लग गई क्या? भूख तो मुझे भी लगी बहुत है, बहुत भूख लगी है। और खत्म करनी है, खाने का है। तुम्हारा इसके बाद लेक्चर है क्या? शाम को है। हाँ मेरा भी शाम को है, मेरा 4 बजे। तुम लोग का? 7 बजे। साले तुम लोग तो बहुत आराम से पे, मेरे को तो फटाफट खाने का है। वे उठे सर 6:45 को बैठे। चलो फटाफट कॉपी कर लो। ए ये तो हो गया था ना? कहाँ से बाकी है? IC मैप से। देर लगी लेकिन। ये अभी हो जाएगा ना सर, खत्म अभी। हाँ क्या हुआ? इनको खत्म ना अभी। नहीं रहे तो इतना घाई क्या कर रहे? रुक ना, पहले कॉपी तो कर आराम से। पूछ रहा हूँ। बोलता हूँ मेरू।
चलो, अरे यार ये क्या है, घड़ी घड़ी ऐसा होता है। छोड़ो, अभी मैं कैंसिल ही बनूंगा। चेयर वेयर सब दिख रही है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, सुनो ना। ये हो गया तुम्हारा जो एक और पार्ट है, मेरे को याद दिलाना कि अभी करा दूं क्या वो। कंज्यूमर सरप्लस करके एक पार्ट है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। मुझे चलेगा। हाँ चलेगा। चलेगा। चलो फिर, कंज्यूमर सरप्लस मैंने पढ़ाया था तुमको, याद है? व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट इट एक्चुअली पेज, ऐसा कुछ तो है ना। विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। एक सेकेंड ना, मेरा पूरा ध्यान इधर है। यू नो ना, मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता इससे। हाँ, चलो फटाफट वो छोटा सा एक पार्ट है वो कवर कर डाले क्या? 2 बजे तक फिनिश हो हाँ। जाएगा पूरा। चलो। तो व्हाट इज, अच्छा एक काम करो, साथ में लिखो मेरे। तो शायद फिर कुछ डाउट रहेगा तो फिर मैं एग्जांपल एग्जांपल ले लूंगा। स्टार्ट राइटिंग अलोंग विथ मी। गलती होगी। अच्छा ठीक है। यार एक जीन्स का एग्जांपल लिया था मैंने। तुम जीन्स खरीदने गए थे, तो वो जीन्स तुमको इतना पसंद आया था कि यू वर अबाउट टू पे 1400, इतने का सेटिस्फैक्शन था। बट उसने प्राइस कितना बोला था, जो तुमने बार्गेन वार्गेन करके मान लो 900 में ले लिया। व्हाट यू एक्चुअली पेड 900। तो ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपए का खुशी है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ये याद आया क्या एग्जाम्पल? हाँ सर। हाँ हाँ वही है सर। कंज्यूमर सरप्लस। हाँ, अभी इसका थोड़ा ग्राफ वगैरह सब बनाएंगे हम, टेबल वेबल बना देते हैं।
देखो हाँ, पहले यूनिट के टाइम, अच्छा जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ध्यान है सबका, 18 16 वगैरह सब कम हो रहा है, राइट। प्राइस कितना कमोडिटी का 10, तो पहले यूनिट के टाइम पे सेटिस्फैक्शन कितना मिला 18 का, प्राइस कितना पे किया 10, तो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, द आंसर इज 8। ये समझा कैसे आया, फिर ये 6, फिर ये 4, फिर ये 2 और ये 0। अच्छा यहाँ पे क्या है -2, तो क्या कंज्यूमर कितना यूनिट खरीदेगा, 5 खरीदेगा 6 खरीदेगा, 5 ना, जहां पे 5। MU इज इक्वल टू प्राइस है, कंज्यूमर वहां तक ही खरीदेगा, ये वो बाई नहीं करेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊ इसका, इस चीज का डायग्राम में बनाऊं, हाँ डायग्राम में जरा ध्यान दो बच्चों, ये x, ये y, ये 0, यहाँ पे मैंने रखा है प्राइस, यहाँ पे रखा है यूनिट्स, ओके। तो ये है तुम्हारा MU, जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है, प्राइस कितना था 10, तो ये कितना है फॉर एग्जाम्पल 18। तो देखो हाँ जरा, पहले वाले पॉइंट में, सॉरी इधर 18 नहीं आएगा, सो सॉरी, मान लो फर्स्ट यूनिट के टाइम पे, अबे क्या कर रहा है, हाँ फर्स्ट यूनिट के टाइम पे सेटिस्फैक्शन कितने का 18, प्राइस कितना पे किया 10, तो ये रहा आपका कंज्यूमर सरप्लस, ब्लू वाला लाइन। सेकेंड यूनिट के टाइम पे कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, MU कितना है, कितना 16, प्राइस कितना पे किया 10, तो ये क्या है कंज्यूमर सरप्लस। वैसे ही थर्ड के टाइम पे 14, फोर्थ के टाइम पे 12, और फिफ्थ के टाइम पे ये 10 है, और सिक्स यूनिट के टाइम पे ये कितना हो जाएगा 8 हो जा रहा है ना, इस तरीके से। तो ये जो बॉक्स है ब्लू वाला, ये क्या है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, चल ठीक है कोई बात नहीं। ये जो है दिस बॉक्स इज व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलो, समझ में आया तो मुझे बताओ, कहाँ से आपको कॉपी करने का बाकी रहे। वो सर क्या MU इक्वल्स टू प्राइस, अरबी तेरा आवाज ही नहीं समझ रहा हूँ। ये लिखा ना आपने MU इक्वल्स टू P। यहाँ से बाकी है, ये हो गया ये, हाँ हो गया। MU is equal to price, consumer stops purchasing here। हो गया सबका, किसी का बाकी है तो वेट लिखो, वरना मैं इधर सीधा फिनिश कर रहा हूँ।
चलो, तो मुझे बताओ, अभी ये सब 12th का ही है, कुछ भी नया नहीं है, क्या कराने का है वो बताओ। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। हाँ, वो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आता। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सर एक बार मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, देखो। सुनो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, बराबर। डिमांड कितना चेंज हो रहा है, डिमांड का रिस्पॉन्ड। अगर ड्यू टू चेंज इन प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। ड्यू टू चेंज इन इनकम रहेगा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। इट इज दैट सिंपल। समझा? किसने डाउट पूछा था? दीक्षा। एडवर्टीजमेंट का किसने पूछा था रे? जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाया, एज ए रिजल्ट मेरा डिमांड भी 20% बढ़ा, तो ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर 20 से ज्यादा परसेंट बढ़ा तो ये क्या है? इलास्टिक डिमांड। 20 से कम बढ़ा तो इन इलास्टिक डिमांड। दैट्स इट। इलास्टिसिटी निगेटिव पॉजिटिव कब होता है? देखो बताएं। प्राइस इलास्टिसिटी में तो सारे के सारे पॉजिटिव। क्लियर हुआ? प्राइस इलास्टिसिटी में हाँ सर, सारे हाँ सर। पॉजिटिव। ओके, अब बात करते इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में नॉर्मली क्या होता है रे? आदमी का इनकम बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ाता है कि कम करता हो? बढ़ता है। बढ़ाता है। ओके, तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है? इनकम बढ़ने के बाद डिमांड क्या हो जाता है? कम। कब? इंफीरियर हाँ सर, के केस में। सस्ते ये गुड्स। इनवर्स रिलेशन आया ना, तो इनवर्स के लिए आप यस। जैसे डिमांड 20% कम हुआ क्योंकि इनकम 20% बढ़ा, तो क्या आएगा? चेंज इन डिमांड 20%, चेंज इन इनकम भी 20%, तो आंसर क्या है? 1। लेकिन क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। ये इनकम प्राइस में भी तो इलास्टिसिटी इन्वर्स 12th में पढ़ाया रिलेशन था है। कि मैंने पूरा। और सर प्राइस में भी तो इन्वर्स रिलेशन है। तो बेटा इसके लिए तो बोला प्राइस में सब प्लस ही रखने का। निगेटिव वाला सिर्फ किस में आएगा? इनकम में और क्रॉस में। जब भी इनवर्स रिलेशन रहेगा तब सिर्फ इनकम और क्रॉस में निगेटिव साइन आएगा, बाकी प्राइस में सारे प्लस ही रहेंगे। ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, इनकम इलास्टिसिटी मैंने 12th में तुमको पढ़ाया था क्या? इसके 5 टाइप है। पहला निगेटिव, दूसरा जीरो, तीसरा इनइलास्टिक, तीसरा यूनिटरी, और चौथा जो है वो इलास्टिक। ऐसे 5 टाइप पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? शायद इतना था नहीं 12th में, मतलब चलो मैं पढ़ा दूं, इतना ज्यादा नहीं था। पढ़ा देता। क्योंकि 12th में सिर्फ 2 ही था, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? अभी इसमें पॉजिटिव में ये हाँ 4 टाइप आते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा हो गया किसी ने पूछ लिया, तो हम क्या कर रहे, कर लेते हैं। देखो, तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर देते। हाँ, तो हम सीखने जा रहे हैं, अभी लिखो मत ना बच्चों, पहले आंसर दो। क्या कर रहा हूँ? हम सीखने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? YED। और इसका एक शॉर्टकट में मैं इसको आपको बता देता हूँ, वो क्या है? जहां जहां प्राइस, वहां वहां इनकम। ये क्या सीन है भाई? जहां जहां प्राइस आया था ना, प्राइस इलास्टिसिटी में, वहां से प्राइस हटाने का और उसके जगह पे इनकम रखने का। तो चलो प्राइस का भी रिवीजन हो जाएगा। प्राइस में बताओ कितने टाइप थे? सबसे पहला क्या था?
परफेक्टली इनइलास्टिक। याद आ रहा है क्या ऐसा? हाँ, Yes, sir. infinite change in price will lead फिर to एक zero क्या change था? in quantity. इनइलास्टिक डिमांड, सो रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। फिर एक क्या था? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, है ना? फिर एक क्या था? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और एक था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। याद आ रहा है ऐसा? चलो अब इसमें एक काम करते हैं, पहले मैं लाइनिंग वाइनिंग बना देता हूँ। अच्छा, है ना? चल, मान लो कि प्राइस जो था ओरिजिनली, यहाँ पे मैं रख रहा हूं, एक मिनट, प्राइस था पहले 10 रुपए, अब नया प्राइस जो है वो कितना हो गया? 7। तो प्राइस कम हुआ कितने से? अच्छा एक मिनट, 5 कर डालते हैं तो एकदम सही रहेगा, इजीली समझ में आएगा। प्राइस कम हो गया, कितने से कम हुआ? 50%। एज ए रिजल्ट ओरिजिनल डिमांड कितना था? 100, और नया डिमांड भी कितना है? 100। तो मुझे बताओ डिमांड कितना चेंज हुआ? 0%। इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या ये समझा? ए बच्चों लोग, यस नो कुछ तो बोलो। हाँ सर। तो डिमांड बढ़ा ही नहीं, चेंज ही नहीं हुआ, तो चेंज इन डिमांड इज 0 ना। वैसा आगे नया डिमांड जो था वो कितना हो गया? प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ के कितना हो गया? 100 से 120। तो डिमांड कितना बढ़ा? 20%। तो कैन आई से दैट यहाँ पे क्या था? चेंज इन डिमांड इज 0। यहाँ पे क्या है? चेंज इन डिमांड इज लेस। किससे लेस? देन चेंज इन प्राइस। यहाँ पे मान लो नया डिमांड कितना हो गया? 150। तो डिमांड कितने से बढ़ा? 50%। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। फिर मान लो यहाँ पे नया डिमांड कितना है? 2 क्यों किया मैंने? यहाँ पे 2 ही आएगा। अगर डिमांड बढ़ के कितना हो गया? 190, तो डिमांड कितना बढ़ा? 90%। तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज इन डिमांड इज मोर। और यहाँ पे नया डिमांड तो भाई कुछ भी हो रहा है, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर डिमांड कम चेंज हुआ तो इनइलास्टिक, इक्वल चेंज हुआ तो यूनिटरी इलास्टिक, ज्यादा चेंज हुआ तो इलास्टिक, और एकदम इनफाइनाइट चेंज हुआ तो परफेक्टली इलास्टिक। याद आया इलास्टिसिटी सबको? सो गए क्या सब? हाँ सर। हाँ, ओके, ऐसा था। करेक्ट। इसका फॉर्मूला भी था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा? न्यूमरेटर में 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। यहाँ पे देखो, ऊपर 20%, नीचे 50%। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 0.4, राइट? 0.4। तो ये क्या आएगा? हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस। यहाँ पे क्या आएगा? 50% अपॉन 50%। तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 90 अपॉन, क्या कर रहे भाई? तो आंसर कितना है? 1.8। तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 0 आएगा, चेंज इन प्राइस इज 0।
नया प्राइस कितना, 0। तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। क्या बोलो, समझा ये बाय फॉर्मूला कैसे आंसर है? यार इनकम का बताने वाले थे ना। हाँ, इनकम का, लेकिन पहले भी मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, प्राइस भी क्लियर कर ही डाल रहा हूँ ना, अभी बस डायग्राम रह गया। बताओ यहाँ पे डायग्राम कैसे आएगा, यहाँ पे स्टीप क्या ये वर्टिकल, क्या बोलते हैं वर्टिकल, ये कैसा आएगा स्टीपर, याद आ रहा है? ये कैसा रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कैसा है फ्लैटर, और ये कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल। याद आया ना सबको? चलो अब प्राइस का बता, अभी इनकम का बता, क्योंकि इनकम का बताने के लिए ना मेरे को पूरा प्राइस बताना ही पड़ा एक्चुअली, नहीं तो फिर क्या है ना डाउट्स रहेंगे ना, फिर क्लियर भी नहीं हो पाता। ये हो गया प्राइस का। प्राइस का लिखना है बच्चों किसी को? नहीं 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 कोई नहीं। नहीं ना, चलो सही। तो अभी क्या सीखे हमने, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां जहां प्राइस वहां वहां इनकम। तो देखो मैं अभी करे जा रहा हूँ, एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले डिमांड तो कर ले। तो ऐसा है, जहां जहां प्राइस, तो अभी यहाँ पे देखो क्या सीन है, प्राइस की जगह पे इनकम। इनकम पहले 10,000 था, अभी नया इनकम कितना हो गया 15,000, तो इनकम बढ़ गया। एज ए रिजल्ट डिमांड अभी भी सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलना चाहिए क्या परफेक्टली इनलास्टिक, लेकिन इधर इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलो, समझा? व्हाट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन चेंज इन डिमांड इज जीरो ड्यू टू एनी चेंज इन इनकम। क्या बोलो, जीरो समझ में आया? हाँ सर। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम, तो भी आंसर कितना आएगा, जीरो। और इसका डायग्राम भी कैसा आएगा, वर्टिकल। क्या समझा ये? श्योर? ओके, नेक्स्ट देखो, इनकम कितने से बढ़ा, 50% से, दिख रहा है? 10,000 से कितना हो गया, 15,000, दिख रहा है सबको? एज ए रिजल्ट डिमांड कितना बढ़ा, 20%, तो डिमांड कम बढ़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये लेकिन अभी मेरे को सवाल है, चलो मेरे पास एक सवाल है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड is equal to dash, A change in demand less than change in price, B change in demand less than change in income। बताओ क्या चूज करोगे तुम, दो ही ऑप्शन, लेस देन चेंज इन प्राइस। ए। बाकी लोग बताओ तुमको क्या लग रहा है? फर्स्ट। हाँ बोलो। क्योंकि चेंज इन प्राइस तो तुमने वहां पे सीखा था, कहाँ पे, 12th में। इधर भी तो सर ने यही बोला है ना, इनकम वाले में भी, ए की बी, इधर भी वही बोला, चेंज इन डिमांड लेस देन चेंज इन इनकम। तो बताओ व्हाट वुड बी द आंसर, ए या बी? जब कुछ नहीं दिया रहता तब प्राइस इलास्टिसिटी सोचते हैं ना। सुनो, द करेक्ट आंसर इज ए, लेकिन इसके लिए नहीं कि कुछ नहीं दिया तो प्राइस सोचने का, क्योंकि इनकम वाले का नाम ही क्या है, रिलेटिवली इनकम इन इलास्टिक, ऐसा उसका नाम है। क्या समझ में आया? इसका नाम क्या है, यूनिटरी इनकम इन इलास्टिक डिमांड, और इसका नाम क्या है, रिलेटिवली इनकम इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली है ही नहीं, इनकम वाले में परफेक्टली आता ही नहीं। ये है ही नहीं। अभी समझा क्या? तो अब मुझे बताओ, तुम खुद ही बताते जाओ मेरे को, हाँ फटाफट आंसर बोलो। व्हाट इज रिलेटिवली इनकम इन इलास्टिक डिमांड व्हेन चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन इनकम। ये समझ लो, है ना?
Unitary income, change in demand is equal to change in income. Relatively income elastic demand, change in demand is more than change in income. ये फॉर्मूला. हाँ, डायग्राम चेंज हो जाएंगे. क्यों रे चेंज हो जाएंगे? क्योंकि ये प्राइस के है ना, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन रहता है. बट इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स की डायरेक्ट. बोलो भाई. डायरेक्ट. डायरेक्ट है ना. तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा. देखो ये तो वर्टिकली आएगा क्योंकि इनकम 10,000 था तो भी डिमांड कितना था 100. इनकम 15 हुआ तो भी डिमांड कितना है 100. अभी यहाँ पे देखो कैसा है. यहाँ पे स्टीपर आएगा लेकिन कौन सा? डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड वाला स्टीपर है. लाइक दिस. ये क्या बता रहा है? देखो इनकम 10,000 था तो डिमांड कितना था 100. अभी इनकम कितना हो गया 15,000 तो भी डिमांड कितना हो गया 120. कैन यू सी चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन इनकम. फिर आगे वहां पे कैसा था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यहाँ पे 45 डिग्री. कैन यू सी चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन इनकम, है ना. और लास्ट में आएगा यहाँ पे फ्लैटर वाला. ये क्या बता रहा है? देखो इनकम 10 था, बड़ा कितना 15, तो डिमांड पहले कितना था 100, अभी कितना हो गया 190. चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन इनकम. क्या बोलूं, समझ में आया ये? तो बताओ प्राइस में कितने टाइप थे? 5. इनकम में कितने टाइप है? एक मिनट. ए बोलो भाई, इनकम में कितने टाइप है? 4. रॉन्ग 4. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. इनकम में एक और टाइप है जो मैंने तुमको नहीं बताया, जो वो 12th में नेगेटिव. बताया. वो था निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, वो किधर बताऊं? यहाँ पे बता दो. चलो लास्ट टाइप कौन सा है इसका? इट इज कॉल्ड, एक मिनट नीचे बता देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा मेरे को. हाँ, लास्ट टाइप कौन सा है? निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसमें क्या होता है? इसमें इनकम बढ़ने के बाद डिमांड कम एंड वाइस वर्सा. समझ रहे? ये नॉर्मली, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल इनकम कितना था 10,000, बढ़ के कितना हो गया 15,000. डिमांड पहले कितना था 100, अभी डिमांड कितना हो गया 80 हो गया. तो मुझे बताओ प्राइस बढ़ा, सॉरी इनकम बढ़ा और डिमांड कम हुआ, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा बच्चों? ऐसा कब होता है? Inferior goods में. एग्जैक्टली. तो इसका एग्जांपल क्या आएगा? इट हैपेंस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. अभी इसका ना फॉर्मूला भी देखो. YED क्या सिखाया तुम्हारे सर ने? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट. तो डिमांड कितने से चेंज हुआ? 20%. इनकम कितने से चेंज हुआ? 50%. तो आंसर क्या आएगा? 0.4, राइट. ये लेकिन 0.4 तो इधर भी आंसर आया था. आया था कि नहीं आया? ये माइनस होगा. हाँ, क्योंकि इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है और ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ा और डिमांड भी बढ़ा. लेकिन यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है ना, तो इसके लिए इसके आंसर के आगे क्या आता है? माइनस. और इसीलिए YED हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव. क्या समझा? और इसका डायग्राम भी कैसा बनेगा? नेगेटिव. इनवर्स रिलेशन. 10,000 के टाइम पे डिमांड 100 था, 15 के टाइम पे कितना हो गया 8. इनवर्स रिलेशन. चलो, इनकम इलास्टिसिटी तुमको कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये नया है. नया है वह.
हाँ एक ही केस है जिसमें निगेटिव में टाइप्स नहीं है। तो टोटल इनकम इलास्टिसिटी के 5 है। पहला निगेटिव, दूसरा जीरो, तीसरा इन इलास्टिक, चौथा यूनिटरी और चौथा पांचवा इलास्टिक। समझा? अम्मा, ओ विधी अम्मा, पहिला डिमांड तरी होऊन द्या। अभी तक सप्लाई Okay, का sir. इलास्टिसिटी का मीनिंग नहीं हुआ, तुम डायरेक्ट मेजरमेंट तक पहुंच गए। ना घाई है तुमको? हाँ सर कितने बजे तक और है अभी क्लास? अरे अभी तो चालू है, तुम लोग कहाँ बंद दो करा बजे रहे अभी? इसके बाद दिनेश सर का है। हाँ सर, तो थोड़ा लंच ब्रेक। क्या बोल रहे हैं? दिनेश लंच सर का है तुरंत, फिर इसलिए लंच ब्रेक तो अच्छा एक मिनट रुको, दीक्षा का अच्छा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? जीरो वाले में एग्जाम्पल क्या आएगा? सॉल्ट। इधर लिखू सॉल्ट, इधर लिखता हूँ सॉल्ट। इन इलास्टिक में क्या आएगा? नेसेसरी। सेम एग्जाम्पल, यहाँ पे नॉर्मल गुड्स और यहाँ पे क्या आएगा? लग्जरी गुड्स। ठीक है, अभी मुझे बताओ, फिर वो मेजरमेंट वाला भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। हो गया था 12th में सब। हाँ लेकिन अभी देखो इसने मेजरमेंट ऑफ सप्लाई पूछा है, डिमांड जैसे ही है ना वो। अच्छा ठीक है, अगले टाइम सेम ही तो है। मेथड्स कर लेंगे अपन, मेथड्स कर लेंगे। डिमांड बता दिया तो सप्लाई वैसे ही है ऐसा बता दूंगा। ठीक है, एमसीक्यू तुम लोग ही कर लोगे सब? हाँ, सेट है फिर। तो अगला डाउट रहेगा तो लेक्चर लास्ट, हाँ डाउट रहेगा वो पूछ लेना। ठीक है, तो क्या करें, आज बस हो गया, फिर 2 बज गए। हाँ सर। ठीक है, इतना कॉपी करो फिर खत्म कर दो। ज्यादा छोटे हो गए क्या? तुम लोग ये जूम आउट कर सकते हैं ना? हाँ सर. ओके ओके। दीदी तूने आंसर नहीं दिया यार। दूसरी विधि नहीं है क्या? नहीं सर। अरे 9 ही जन है सिर्फ। अच्छा डिमांड अभी निकल गए सर, निकल गए सब, क्यों ऐसा? अभी निकले। आपने बोला ना कॉपी करना बाद में निकल जाओ। अच्छा ऐसा है। हाँ तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके निकल जाओ, चलेगा, मैं भी क्यों रुका। करूँ बंद? हाँ सर, कर दो. चलो ठीक चलेगा है, सर। अगले टाइम में मेथड्स कर लेते, तो जितने डाउट्स है सब निकल जाएंगे, और उसके बाद में एमसीक्यूज तुम लोग कर लेना, जो एमसीक्यू नहीं आएगा वो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। ओके सर। ओके, तो देखो पेप्सी का प्राइस है 10, कोक का प्राइस है 10, तो इसका डिमांड 100, इसका भी डिमांड 100। पेप्सी का प्राइस अभी भी सेम ही है, बट फिर भी पेप्सी का डिमांड जो है वो बढ़ के हो गया 160। तो बताओ पेप्सी का डिमांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पेप्सी का डिमांड चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू चेंज इन इसका ओन प्राइस है क्या? नहीं। तो मान लो क्या हो गया, कोक वालों ने प्राइस बढ़ा दिया। मान लो कि कोक वालों ने प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया? 14। इसके वजह से कोक हो गया महंगा, तो कोक के कस्टमर की तरह पेप्सी, इसके वजह से पेप्सी का डिमांड बढ़ी। तो कैन आई से दैट कि क्योंकि इसका प्राइस चेंज हुआ इसके लिए इसका डिमांड। तो देखो कैसे हुआ ये, प्राइस बढ़ा, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया,
एज ए रिजल्ट इसका डिमांड भी बढ़ गया। तो बोलो डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो देखो CED क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ व्हाट? ऑफ पेप्सी ड्यू टू डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पेप्सी ऑफ प्राइस ऑफ कोक। तो डिमांड कितने से चेंज हुआ? 60%। प्राइस कितने से चेंज हुआ? 40%। तो आंसर क्या आएगा? 3/2 बोले तो 1.5। क्या बोलो, समझा? लेकिन मतलब डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो ये क्या आएगा? प्लस 1.5। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसका नाम है पॉजिटिव एक सेकंड से कुछ हो गया, एक सेकंड ना। एग्जाम्पल ही चले गया रे। अच्छा, पॉजिटिव समझ में आया ना? तो एक क्या था? पॉजिटिव CED। तो व्हाट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो इट हैपेंस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ओके, मतलब क्या आएगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निगेटिव किसके केस में होगा? इन केस ऑफ, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके। एक सेकेंड, अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। दूसरा एग्जांपल वो वाला चले गया जो पहले लिखा था ना, वो क्या वजह कुछ तो हो गया और वो गायब हो गया। निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ये कभी होता है? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा कार, यहाँ पे रखा फ्यूल। ओके, कार का प्राइस है 10 लाख, फ्यूल का प्राइस है 70 रुपए। ओके, दोनों का डिमांड 100 एंड 100। अभी क्या हो गया? कार का प्राइस कम हो गया 10 लाख से 8 लाख, बट फ्यूल का प्राइस अभी भी कितना है? 70 है। क्योंकि कार का प्राइस कम हो गया तो कार के कस्टमर्स बढ़ गए, तो एज ए रिजल्ट इनका डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब फ्यूल का, अगर हमारा कंसर्न प्रोडक्ट फ्यूल है, तो देखो फ्यूल का डिमांड 100 से 200 हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? उसका प्राइस तो सेम है, तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। तो उसका रिलेटेड गुड्स कौन सा है? कार। क्योंकि मार्केट में कार का प्राइस कम हुआ इसीलिए इसका डिमांड है। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स, इसलिए आंसर में क्या आएगा? माइनस। तो देखो कैसे, CED इज इक्वल टू, बताओ परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? 100%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 20%। तो आंसर क्या आएगा? 5। बट बिकॉज वहां पे इनवर्स रिलेशन है, क्या बोलो, समझा? निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ लेट्स गो फॉर थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये कब होता है? इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा मैंने फ्यूल और यहाँ पे क्या रखा? पेप्सी। फ्यूल का प्राइस है 70 रुपए, पेप्सी का प्राइस है 50 रुपया। फ्यूल के कस्टमर्स है 100, इसके भी 100। P1 Q1 P2
₹70 से पेट्रोल का भाव बढ़ गया 80 हो गया, बट पेप्सी अभी भी। तो मुझे बताओ, लोग गाड़ियों में फ्यूल की जगह पे पेप्सी भरना चालू करेंगे क्या? नहीं ना, इसका डिमांड से लोग लेना देना नहीं है, बट इसका डिमांड हमेशा सेम ही है। तो मुझे बताओ, क्या ऑब्जर्व कर रहे? देयर इज नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू fall in the price of rise in the price of fuel। क्या बोलो, समझा? तो देयर इज नो चेंज इन डिमांड, तो सीडी में कैसा आएगा यहाँ पे? सीईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्या है? 0। और एक बार जो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो आंसर भी क्या आएगा? 0। तो ये हमारे 3 टाइप थे क्रॉस इलास्टिसिटी के। क्या सबको समझ में आए? अरे बोलो बच्चों। यस सर, समझा। बाकी सब कहाँ गए हमारे? ना चैट में कोई है? अच्छा इधर है, शिट, ढूंढ रहा हूँ पागल है चैट की तरफ। स्क्रीन ऑफ है? ऑन है सर, ऑन है। अच्छा, मैं डर गया, मतलब इतना मेहनत से। अच्छा नहीं लिख रहे ना तुम लोग? ये बढ़ो आगे। रिप्लाई करो रे बच्चों। हो गया ये? ओके। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग। ये भी 12th का ही। ये मुझे बताओ, पढ़ाने का क्या मेथड्स? 3 मेथड्स थे। पहला क्या था? परसेंटेज मेथड। दूसरा क्या था? वो पॉइंट मेथड, ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड, है ना? और लास्ट में आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आते ये मेथड्स? एक बार देखोगे तो समझ में आएगा कि यू वांट मी टू डू दैट। कुछ तो बोलो यार, मेरे को तो कुछ समझ रहा नहीं। आज तुम लोग अटेंड ही क्यों कर रहे हो? नहीं सर, मुझे सर तो टोटल एक्सपेंडिचर समझाना। ऐसा कुछ बोलो ना यार, मेरे को ना कुछ समझता नहीं ना। मेरे को समझ रहा है, अभी नॉर्मल चैप्टर है तो मैं पढ़ाते ही रहता था ना। अभी यहाँ पे तो तुमको बोलने की जरूरत है। चल, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना सिंपल है। यहाँ पे हम किसको कंपेयर करते हैं? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, या प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो बताओ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट। तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है? अगर प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशन आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिक डिमांड। और प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बस यही है उसका कॉन्सेप्ट, मतलब ये है शॉर्टकट। ठीक है? तो इसके लिए हाँ टेबल सर। लेवल बना के बताओ कि समझ में आए, लॉजिक बता देता हूं। मुझे बताओ, अगर कोई प्रोडक्ट इन इलास्टिक है, मतलब नेसेसरी हो गई, तो बताओ जरूरी चीजों का अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या हम उसका डिमांड ड्रास्टिकली कट डाउन कर पाएंगे क्या? नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तभी तो बोलेंगे ना उसका इन इलास्टिक डिमांड है, तो उसके ऊपर अपना खर्चा क्या होएगा? बढ़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हैबिचुअल बंदा है तो उसके लिए डिमांड फॉर सिगरेट्स क्या है? इन इलास्टिक डिमांड। तो मुझे बताओ, जब एक सिगरेट का 10 रुपया था तो ही यूज टू कंज्यूम फॉर एग्जाम्पल 10 सिगरेट्स अ डे, तो उसका टोटल खर्चा कितना था? 100।
आज सिगरेट का प्राइस 15 हो गया, बट फिर भी क्या इनइलास्टिक डिमांड है ना, तो कम कर करके भी उसने कितना कम किया, 2 सिगरेट कम किया, तो बताओ फिर भी उसका खर्चा कितना हो गया रे, 15 8 जा आई गेस 120। तो देखो प्राइस बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज नेसेसरी फॉर हिम, या हैबिचुअल गुड्स है, या प्रोडक्ट कैरी इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलूं, दिमाग में गया ये। और वही मान ले कि अगर वो हैबिचुअल गुड्स नहीं है, या मान लो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, मान लो ऐसे कुछ चीज है जिसका प्राइस बढ़ गया, अगर वो इलास्टिक है मतलब उसका डिमांड हम अवॉइड कर सकते, तो डिमांड ड्रास्टिकली फॉल होगा ज्यादा प्रोपोर्शन में, तो खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स इट, इलास्टिक। और यूनिटरी मतलब क्या हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में। अगर जैसे एक शर्ट का प्राइस है 500, तो हम 4 खरीद रहे थे, 1000 हो गया तो हम 2 ही खरीद रहे, समझ रहे, 250 हो गया तो हम 8 खरीद रहे, तो अल्टीमेटली हमारा खर्चा तो 2000 है ना। इसका मतलब ना ये हमारे लिए नेसेसरी है, ना ये लग्जरी, ये कैसा कंफर्ट गुड। हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, समझ में आया सबको? एक सेकेंड चैट बॉक्स। हाँ सर। ओके, आखिरी बार बता रहा हूँ बच्चों, देखो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, ये 3 है। और ठीक है, ये 3 है। प्राइस में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इनकम और क्रॉस में जब भी इनवर्स रिलेशन आएगा तो आंसर में नेगेटिव आएगा। अभी समझा? तो नेगेटिव इनकम में नेगेटिव रिलेशन, और क्रॉस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव आएगा। इसके अलावा सब जगह पे प्लस 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 प्लस। समझा अर्पित? हाँ सर। कितना आएगा नेगेटिव आंसर? सिर्फ इनकम और क्रॉस में, वो भी कब? जब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन आएगा तब। ओके सर। ये हो गए मेथड्स। आगे बढ़ रहे हैं हम। मेथड्स के बाद बस बाकी थियरी है, सब खत्म। और क्या है बताओ, और क्या पढ़ाने का वो बता दो अभी डायरेक्टली। लेट्स कम टू द पॉइंट। मॉड्यूल लो, जो तुमको लग रहा है कि सर ये मुझे बताओ, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ सर, रुको 2 मिनट। इंस्टा पे स्टेटस डाल रहा हूँ, आस्क मी एनीथिंग। अच्छा, एक पॉइंट मेथड है, वो एक्सप्लेन कर दूं क्या, जो तुमको 12th में नहीं था? कर दूं एक्सप्लेन? और आई एम श्योर आपको तो पढ़ाया भी नहीं रहेगा बंदे ने। हाँ सर, बताओ। ये नया चीज है, ये मैं पढ़ा देता हूँ। तो पढ़ने के बाद मेरे को बताना ये हुआ था क्या, चांस ही नहीं। इसी मतलब छोड़ यार, क्या मैं अपनी पढ़ाई क्या करूँ, क्या ही करूँ, मजाक मजाक कर। तो हम पढ़ रहे हैं पॉइंट मेथड। ये कब आता है काम? व्हेन चेंज इन डिमांड इज निग्लिजिबल। जब क्या है, चेंज इन डिमांड इज निग्लिजिबल। एग्जाम्पल बताओ, सब लोग आंसर दो। एसी का प्राइस, द प्राइस ऑफ एसी इज मान लो 30,000 एंड नया, अच्छा एक सेकंड, क्या मैं गधा हुआ है आज, मेरे को क्या हो गया, क्या हो गया? ये ओरिजिनल प्राइस है एंड नया प्राइस कितना है? 30,012 रुपया। तो बताओ प्राइस बढ़ गया कि नहीं? तो डिमांड में फर्क पड़ेगा बहुत सारा कि ना के बराबर? ना के बराबर। तो ऐसे केस में क्या काम आता है? पॉइंट मेथड। दूसरा एग्जांपल, ऑटो प्रोड्यूसर है। ये ऑटो प्रोड्यूसर मतलब रिक्शा, कार नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं? दे वांट टू रेज द प्राइस बाय ₹100। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। तो सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर पॉइंट मेथड। ऐसे टाइम पे क्या यूज होता है? पॉइंट मेथड। क्या ये समझा? चलो हाँ सर। ओके, आगे ये आएगा तुम्हारे बुक में है ना, 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर। एक तो क्वेश्चन नंबर 94 है शायद, और एक का मेरे को क्वेश्चन नंबर आई गेस 24 ऐसा कुछ तो लग रहा है शायद, अभी जाके चेक मत करो, है क्वेश्चन नंबर तो है, ठीक है। अब पॉइंट मेथड सबसे जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ, वो देखो, वो मैंने बोला था ना प्राइस में कभी निगेटिव नहीं आता है, उसका एक्सेप्शन ये है। पॉइंट मेथड अगर बोलेगा तो आ सकता है, ठीक है, बट ये इग्नोर ही करके चलो। तो पॉइंट मेथड में 2 चीजें निकाल सकते हैं, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब वो कैसे निकालते? तो फॉर्मूला कैसे निकालते? तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर 1, आपको दे दिया है 2 प्राइस और 2 डिमांड, जैसे कि बोला है कि प्राइस जो है वो हो गया है 6 से 4, एज ए रिजल्ट डिमांड जो है वो बढ़ गया है 10 से 15। और क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय पॉइंट मेथड, या फिर बोलेंगे कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय पॉइंट मेथड। ये एक वैरायटी हो गया। सेकेंड वैरायटी, आपको ऐसे इक्वेशन दिया है, बोले Q इज इक्वल टू -100 इंटू 10P, वेर P इज इक्वल टू 15, और बोलेंगे फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 2 वैरायटी है। क्या यहां तक समझ में आया? अभी तो क्वेश्चन ही सिर्फ समझ। तो तात्पर्य क्या, पॉइंट मेथड में कितने वैरायटी ऑफ सम्स आते? 2। नंबर 1 जिसमें 2 प्राइस 2 डिमांड दिया है, नंबर 2 जिसमें इक्वेशन दिया है। क्या समझा? अब दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अब इसमें सबसे पहले तुमको क्या, सर यहाँ पे मेरा डाउट यही था, मेरा डाउट मेजरमेंट ऑफ, ओ ओके गुड गुड, इट विल गेट सॉल्व्ड बाय। अब देखो, हाँ जरा, अभी देखो ये आया, दोनों में से कुछ भी निकालने बोलेंगे तो मैं एक ही झटके में सब बता दे रहा हूँ। तो देखो इसका फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस dq अपॉन dp इंटू p अपॉन q। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अब वो लोग को फॉर्मूला में उन्होंने माइनस दे दिया, तो डेफिनेटली आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑल्सो। ओके, ये एक्सेप्शनल केस था। अब 2 प्राइस और 2 डिमांड दे दिया ना, तो क्या करने का? सीधा सीधा फॉर्मूला चेंज, डी के जगह पे क्या आएगा? डेल्टा, पी के जगह, सॉरी क्यू के जगह पे मैंने कैपिटल क्यू डाला और कैपिटल पी, और यहाँ पे ओरिजिनल पी ओरिजिनल क्यू। क्या बोलो, समझा है मैंने क्या किया? फॉर्मूला को चेंज करना। तो अब देखो जरा आगे देखते, बताओ व्हाट इज चेंज इन डिमांड? डिमांड कितने से चेंज हुआ? 5 यूनिट। 5। तो देखो माइनस 5। सिर्फ 5 है, लेकिन फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस था, इसके लिए माइनस रखा। ओके, ये समझा? कोई एक बच्चे ने क्या बोला, सर 10 माइनस 15 -5, और ये उधर का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होएगा? नहीं। तो मैंने क्या बोला वहां पे, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड कितना? ओनली 5, और ऑलरेडी जो फॉर्मूला में माइनस था वो मैंने रख दिया। ओके, व्हाट इज चेंज इन प्राइस? ओनली 2 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 6, और ओरिजिनल डिमांड कितना है? 10। हाँ करेक्ट, समझा ये? तो अभी जो बचपन से अपने को आता है, 2 1 जा 2 3 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर क्या आएगा? -3/2, दैट इज -1.5। क्या समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अगर यही सवाल में पूछते फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला से बताऊंगा, आप आंसर दोगे एक झटके में। क्या सब फॉर्मूला मालूम है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू dq अपॉन dp
इंटू पी अपॉन क्यू। तो बोलो क्या फर्क है बच्चों? माइनस का। एग्जैक्टली। तो व्हाट इज दी, ये सेम क्वेश्चन में क्या आंसर आता? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर क्या आता? 1.5। हाँ, सिर्फ प्लस 1.5। क्या ये समझ में आया सबको अच्छे से? ओके। अब देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो देखो, पहला स्टेप क्या है जो हमको सबको आता है, वो क्या है? फॉर्मूला में रिप्लेस करो। तो -100, अच्छा सॉरी, Q इज इक्वल, अबे यार एक मिनट, इसको कट कर। पहला स्टेप क्या किया हमने? फॉर्मूला को रिप्लेस कर डाला। Q इज इक्वल टू -100 इंटू 10, P के जगह पे कितना डाल दिया? 15। तो अभी बताने का है कि समझ में आ गया कि डायरेक्टली Q इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा Q इज इक्वल टू? 50। 50 50, ये बन गया 150 प्लस 150 माइनस 100 इज 50। आया सबका? ओके। अभी देखो, ये प्राइस के जगह पे क्या आएगा? 15 गिवन इन द क्वेश्चन। क्यू की जगह पे क्या आएगा? 50। अभी क्या निकालने का अपने को? सिर्फ डी क्यू अपॉन डीपी निकालने है। अब भाई इधर तो हमने कैसे निकाला? दिया था इन्फो, इधर तो इन्फो के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन दिया है। तो इसका यूज करने का है और डायरेक्टली क्या निकालने का? डेरिवेटिव। तो देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं डेरिवेटिव। डी क्यू अपॉन, क्या गंदा है नडी, डी क्यू अपॉन डीपी इज इक्वल टू -100 इंटू 10p। तो कैसे आएगा डी क्यू अपॉन डीपी? 100 के बाजू में कोई भी जीरो, कोई भी अल्फाबेट नहीं है, उसका प्लस, ये सॉरी, हाँ वही प्लस आएगा। प्लस आएगा, प्लस आएगा, इधर प्लस है, गलती से मिस्टेक हो गया, प्लस। अभी समझा भाई सबको? तो 100 के जगह पे क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि बाजू में कोई भी अल्फाबेट नहीं है, और अल्फाबेट के बाजू में जो भी नंबर है दैट इज योर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज 10। क्या सबको समझा रहे भाई ये? एवरीबॉडी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला को रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ बोलो। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज आस्क। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डी क्यू अपॉन डीपी कितना है? 10। प्राइस कितना है? 15। और क्वांटिटी कितना निकाला हमने? 50। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज 3। और अगर बोला रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने, तो आंसर क्या आएगा? -3। क्या समझा? आई गेस ये है क्वेश्चन नंबर 89 और ये है शायद क्वेश्चन नंबर 90। तो आप चेक कर, समझा पॉइंट मेथड? हाँ, इसका तुमको कॉपी करना पड़ेगा। और कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। विधि मैडम अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो कॉपी करो और मुझे बताओ। डन लिखो।
आर्क मेथड इसके बाद पढ़ा था, इसके बाद पॉइंट मेथड हो गया क्लियर। ये हुआ था क्या सर चैप्टर 2 में जो सर ने कराया था तुमको? सर यस सर पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड कब यूज करना है? मतलब लिखा रहेगा, ये दोनों पॉइंट में मेथड का लिखा ये रहेगा। दोनों सुनो सुनो, मैं ये तेरा डाउट सॉल्व करूंगा, पहले कॉपी कर लो फिर इसके बाद वाला कर रहे हैं। सर हो गया, कॉपी हो गया। हो गया ना? सबका हुआ? नेक्स्ट आई गेस क्वेश्चन नंबर 24 वगैरह कुछ है ना, देख लो तुम्हारे बुक में, वो थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट थिएटर वाला क्वेश्चन नंबर बता दो मेरे को बस। आई गेस 24 है शायद। नहीं सर 24 नहीं है, अच्छा कोई भी आर्क इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन नंबर बोल देना मेरे को। 23, 25, 22। अच्छा अच्छा, तो 22 पे आ जाओ सब लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो अर्थ हमारे लिए रीड करेगा क्वेश्चन नंबर 22 क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। धीरे धीरे पढ़ बेटा। सपोज द प्राइस ऑफ मूवी एक सेकंड सीन एट द एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखो जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना तो हमको चार चीजें निकालनी है, Q1, Q2, P1, P2। ओके, 1 मतलब ओरिजिनल वाला, 2 मतलब नया वाला, P मतलब प्राइस, Q मतलब डिमांड। हाँ बेटा पढ़ो। Suppose the price of movies seen at theater rises from 120 per person to 200. The theater manager observes that the rise in price causes attendance at a given movie to fall from 300 to 200. What is Okay? the price elasticity बस of बस demand? बस बस प्राइस बढ़ गया थिएटर का तो ये हो गया अटेंडेंस फॉल मतलब डिमांड फॉल। हमें निकालने बोला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है आर्क मेथड, एग्जाम में नहीं बोलेंगे तो क्या करने का, तो मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला आपको ट्राई करने का है आर्क मेथड ही ट्राई करने का, बोला हो या ना बोला। अभी आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है सर? तो सिंपल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। ये पहले चेंज इन डिमांड मतलब क्या होता है? देखो कोई भी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला में न्यूमरेटर में क्या आता है? चेंज इन डिमांड आता है। चेंज मतलब क्या? Q1 माइनस Q2 इतना लिख दिए, बोलो इतना लिख सकते कि नहीं? हाँ सर। हाँ बस अभी इसका पूरा उल्टा ही करने का, ये इधर पूरा डिमांड रहेगा, इधर पूरा प्राइस रहेगा। देखो प्राइस प्राइस डिमांड डिमांड, ये माइनस है तो इधर क्यू में क्या आएगा? प्लस, राइट? इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इधर माइनस है तो इधर प्लस। तो रट्टा मारना पड़ेगा क्या फॉर्मूला? देखो ऐसा, सिर्फ मैंने इतना लिखा Q1 माइनस Q2, तो सीधी बात है इधर क्या आएगा? Q1 Q2 में इधर प्लस इंटू इधर सब P है ना, P1 P2 P1 P2, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस। कळलं? हाँ, क्या ये समझा? अभी बस अप्लाई दी फॉर्मूला, सप्लाई दी आंसर। बोलो Q1 माइनस Q2 कितना आएगा? 300 माइनस 200 100 प्लस करेंगे तो 500, 500 तो 320, और माइनस करेंगे 320 तो कितना आता है? माइनस 80, बट माइनस साइन को इग्नोर करना है, दैट इज 80 ओनली। क्या ये समझा सबको? हाँ अभी क्या सीधा कट है ना, 8 चौक 32 और ये 2020 कट, तो आंसर क्या आएगा? 4/5 दैट इज 0.8। 0.8 ओके,
अभी अगर ये ऑप्शन में मिला 0.8 दिख गया तो आगे कुछ सॉल्व करने का ही नहीं, इसको टिक करने का, निकल जाने का। लेकिन अगर ऑप्शन में 0.8 है ही नहीं, अच्छा सबको समझ रहा है, ये तुमने सॉल्व किया, ऑप्शन में ABCD में दिख गया किधर तो 0.8, तो टिक किए, आगे बढ़ो, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं मिला तो अब तुमको दूसरा फॉर्मूला ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे जा रहा हूं मैं थर्ड पेज पे। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है, परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, क्या था यहाँ पे, Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे क्या था, P1 माइनस P2। इधर ओरिजिनल Q ओरिजिनल P, प्लस नहीं होता यहाँ पे, बस समझा, प्लस नहीं होगा, सिर्फ माइनस होता। तो क्या आएगा बताओ फॉर्मूला के हिसाब से आंसर? 100 अपॉन, इसका एक सेकेंड, ओके। अच्छा ये फॉर्मूला है ना, एक्चुअली वही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये वही फॉर्मूला डिराइव होके ऐसा है, तुमको दिखाने का है। आई गेस मैंने 12th में बताया था ना कैसे डिराइव होता है। अभी हाँ, डेरिवेशन चाहिए तुमको? हाँ सर हमको फॉर्मूला से मतलब है, और इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा। फॉर्मूला बस ना, कैसे डिराइव हुआ वो सब हाँ। देखने की जरूरत नहीं है। वो चेंज अपॉन ओरिजिनल और चेंज अपॉन ओरिजिनल वही तो है। हाँ करेक्ट, चेंज अपॉन ओरिजिन, चेंज अपॉन, करेक्ट, ओके। तो अभी मेरे को सिर्फ बताते जाओ, Q1 माइनस Q2 कितना आएगा? 100। 100, ओरिजिनल डिमांड कितना था? 300। 300, ओरिजिनल प्राइस कितना था? 120। चेंज कितना था? 80। 80 था ना चेंज, ओके। तो करो, देखो कितना आता है, देखो 4 दूने 1/2। 4 3, 0.5. आंसर आएगा 3/6, दैट इज 0.5। तो समझो 0.8 तो नहीं